हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड हिंदी। आज हम आपके लिए एक जबरदस्त रशियन क्राइम थ्रिलर मूवी द राइफलमैन ऑफ द वोरोसिलोव रेजिमेंट लेकर आए हैं। ये मूवी ईयर 1999 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है, जो इसे वर्थ वॉच बनाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं मूवी की ओर। मूवी स्टार्ट होती है जहां हम इवान को देखते हैं, जो एक डेकोरेटेड वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन है। वो एक अपार्टमेंट में अपनी टीनेज ग्रैंड डॉटर कात्या के साथ रहता है। पास ही के एक अपार्टमेंट में 3 बदमाश लड़के भी रहते हैं, वादिम, बोरिस एंड इगोर। वो अक्सर नशा किया करते हैं और प्रोस्टिट्यूट्स को भी अपने अपार्टमेंट पर लाया करते हैं अय्याशी के लिए। ये हर वेंसडे उनका फिक्स रूटीन होता है, पर इस वेंसडे उन्हें कोई भी प्रोस्टिट्यूट नहीं मिल पाती और वो गैलरी में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि काश कोई मिल जाए बस। तभी उन्हें कात्या कहीं से आती हुई दिखाई देती है और वादिम की नजर उस पर पड़ती है। कात्या उसकी क्लासमेट है। अब इन तीनों की नीयत कात्या पर खराब होने लग जाती है क्योंकि वो काफी खूबसूरत है। वादिम कात्या को आवाज देकर रोकता है, फिर वादिम और बोरिस उसके पास जाते हैं। वादिम कात्या से कहता है कि उसके अपार्टमेंट पर बर्थडे पार्टी चल रही है, वो उसे भी ज्वाइन करने को कहता है। वो कहता है कि जिस दोस्त का बर्थडे है उससे उसकी गर्लफ्रेंड तक ने विश नहीं किया है, जिससे वो काफी उदास है। कात्या काफी भोली थी। इन दोनों के इंसिस्ट करने पर वो उनके साथ जाने को राजी हो जाती है, पर वहां पहुंचने पर वो इगोर को देखती है, सो कॉल्ड बर्थडे बॉय। कात्या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील जरूर करती है क्योंकि उसे कहा गया था कि बर्थडे पार्टी चल रही है, पर यहाँ पर इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं होता। फिर भी वो इन्हें ज्वाइन करती है। वो कात्या को शैंपेन का ग्लास देते हैं। वो मना करती है, पर काफी इंसिस्ट करने पर वो ग्लास ले लेती है। वो सब चीयर्स करते हैं और कात्या इगोर के लिए बर्थडे सॉन्ग तक गाती है क्योंकि उसे इन दरिंदों के इरादों का कोई भी अंदाजा नहीं था। कात्या को बातों में लगा कि बोरिस उसके ग्लास में नशीली दवा मिला देता है। कात्या को समझ नहीं पड़ता और वो इसे ड्रिंक कर लेती है, पर कुछ ही देर में उसे अजीब फील होने लगता है। वो घर जाने के लिए जैसे ही उठती है उसे अपनी बॉडी ढीली लगने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। मतलब नशीली दवा का असर अब शुरू हो चुका है। वो तीनों उसका ध्यान भटकाकर कुछ देर उसे वहीं रोके रखते हैं ताकि कात्या पर नशा पूरी तरह हावी हो सके और उनका काम आसान हो जाए। फिर बोरिस और इगोर कात्या को दूसरे रूम में जबरदस्ती ले जाते हैं। वो बारी बारी से बेरहमी से उसके साथ जबरदस्ती रेप करते हैं। वादिम रूम के बाहर से सब देख जरूर रहा होता है, पर वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और आखिर में वो भी कात्या के साथ रेप करता है। ये सब हो जाने के बाद कात्या फिजिकली एंड इमोशनली टूट जाती है। जब वो रोते हुए वहां से जा रही होती है तो बोरिस उसके बैग में कुछ पैसे डाल देता है, जैसे कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट हो। जाते हुए भी वो बदतमीजी करने से बाज नहीं आता। कात्या वहां से निकल जाती है और ये तीनों बालकनी से उसे देख रहे होते हैं। कात्या वो पैसे बैग से निकाल कर वहीं सड़क पर फेंक कर चली जाती है। इवान घर पर कात्या का वेट कर रहा होता है, पर कात्या के पहुंचने पर वो उसकी हालत और चोट के निशान देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ गलत हुआ है कात्या के साथ। इवान के पूछने पर कात्या उसे सारी सच्चाई बताती है। इवान पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट करता है। पुलिस उनके अपार्टमेंट पर रेड कर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वहाँ उन्हें कात्या पर हुए रेप के एविडेंस, काफी सारे नशीले पदार्थ भी मिलते हैं। रेप के इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल चुका था। कात्या अब गुमसुम रहने लगी थी। उसने घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया था। उसे देखकर अब इवान को काफी दुख होता है। वो सिर्फ कात्या को जस्टिस दिलाना चाहता था, पर बाद में इन तीनों पर से सारे चार्जेस हटा लिए जाते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वादिम के फादर एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर हैं। ये तीनों दरिंदे फिर से आजाद घूमने लगते हैं। अगले दिन इवान पुलिस ऑफिसर से मिलकर जस्टिस की डिमांड करता है, पर वो ऑफिसर टालम टोल करने लगता है। इस पर इवान उसे धमकाते हुए वहां से निकल जाता है। वो एक और रिपोर्ट फाइल करता है और साथ में अपने कात्या को भी ले जाता है ताकि उसका स्टेटमेंट लिया जा सके, पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कात्या को ये दोषी ठहराने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी, तुमने वहां उनके साथ ड्रिंक क्यों की, और तुमने उससे सेक्स के बदले पैसा भी लिया है, तुम एक प्रोस्टिट्यूट ही हो। कात्या यह सब सुनकर वहीं रोने लगती है। इवान हर लीगल ऑप्शन ले चुका था ताकि कात्या को जस्टिस मिल सके, पर हर जगह उसके हाथ निराशा ही लगती है। दूसरी तरफ वो तीनों दरिंदे ऐसे मौज काट रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इवान को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके मुंह पर थूक दिया हो। अब इवान के पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सके। पैसों के लिए वो अपने एक भतीजे से मिलता है जो एक बैंक में काम करता है। इवान अपने एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट $5,000 का लोन लेता है, पर वो जानता है कि ये अमाउंट भी सफिशिएंट नहीं होगा केस लड़ने के लिए। इवान जब घर पहुंचता है तो कात्या रोते हुए उसे गले लग जाती है। वो उसे बताती है कि एक आदमी मुझे पैसे देकर गया है और कहा है कि अपना मुंह बंद रखना। यह आदमी कोई और नहीं, वादिम के डेड ऑफिसर निकोलाई थे। ये सुनते ही इवान का दिमाग सटक जाता है और सीधा निकोलाई के घर जाकर पैसे उसके मुंह पर मार देता है। अगले दिन कात्या इवान से कहती है कि उसकी नेबर अपने घर की चाबी देकर गई है क्योंकि वो 3 हफ्तों के लिए कहीं जा रही है। उन्होंने मुझे अपने पेट पैरोट का ख्याल रखने के लिए कहा है।
वो चुपचाप चाबी लेकर उस अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ की विंडो से जब वो देखता है तो इन तीनों बदमाशों का अपार्टमेंट ठीक सामने नजर आ रहा होता है और साथ ही साथ इवान के दिमाग में प्लान भी रेडी होना शुरू हो जाता है। बाद में वो कातिया से कहता है कि कुछ काम की वजह से वो मॉस्को जा रहा है और वो अपना ख्याल रखे, पर इवान कहीं गया नहीं था, वो शहर में ही था। दरअसल वो एक अंडरग्राउंड आर्म डीलर से मिलता है और एसवीडी स्नाइपर राइफल की डिमांड करता है। वो डीलर किसी को कॉल करता है और जल्दी ही वहाँ दो बंदे आकर इवान को ब्लाइंड फोल्ड करके अपने साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं, जहाँ वो उसे स्नाइपर राइफल देते हैं। इवान जब आर्म डीलर के सामने टेस्ट शॉट लेता है तो प्रिसाइज एंड परफेक्टली टारगेट हिट करते हैं। तो आर्म डीलर भी कहता है कि बाप तुम तो शिकारी निकले। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा अपने जमाने में एक लेजेंडरी स्नाइपर रह चुके हैं। जब इवान घर लौटता है तो वो यहाँ कात्या की मॉम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। इवान बातचीत से ही समझ जाता है कि कात्या के साथ जो भी हुआ है उससे उसकी मॉम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इवान से उस पैसे में से अपना शेयर मांगने आती है जो मॉर्टगेज के अगेंस्ट इवान ने बैंक से लिया है। यहाँ इवान का भेजा शॉर्ट हो जाता है और वो धक्के मारकर उसे घर से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद जब इवान अपने बूढ़े दोस्तों के साथ कोर्टयार्ड में होता है तभी वो तीनों लड़कों को कार से वहाँ आते हुए देखता है, जो मजाक मस्ती करते हुए फ्री घूम रहे थे। ये देखकर इवान का खून खोल जाता है। इवान वहाँ से धीरे से निकलकर सीधे अपने नेबर के अपार्टमेंट में पहुँचता है। अब जस्टिस की जिम्मेदारी उसने अपने हाथों में ले ली है। वो अपनी स्नाइपर राइफल से इगोर पर टारगेट सेट करता है जो अपनी बालकनी में खड़ा हुआ है, पर तभी बाहर कुछ खटपट की आवाज होने पर इवान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जब दोबारा देखता है तो इगोर अंदर जा चुका था, जहाँ वो अपने दो साथियों के साथ नशा करने में लग जाता है। वो एक शराब का ग्लास अपनी थाइस के बीच रखकर गांजा फूक रहा होता है। अब इवान सोचता है कि इन्हें मारने के बजाय अपाहिज बना देना चाहिए ताकि लाइफ टाइम वो अफसोस करे कि उनकी एक गलती उन पर कितनी भारी पड़ी है। इवान फिर से पोजीशन लेकर 1 बाय 1 तीनों को देखता है और फाइनली इगोर के प्राइवेट पार्ट पर टारगेट लॉक करके फायर कर देता है। गोली ग्लास को फोड़ते हुए इगोर के प्राइवेट पार्ट के परखच्चे उड़ा देती है। हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। नो टाइम टू सेलिब्रेट। इवान फटाफट अपनी गन को एक कबर्ड पर छुपाकर वहां से क्राइम सीन क्लीन करके निकल जाता है। फिर वो वापस कोर्टयार्ड में अपने साथियों में शामिल हो जाता है जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। किसी को उस पर शक भी नहीं होता। तभी एक एम्बुलेंस वहां पहुंचती है जिसमें दर्द से तड़पते हुए इगोर को ले जाया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद बोरिस और वादिम से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे। वो दोनों बताते कि इगोर के ड्रिंक का ग्लास अचानक फूट गया और हर तरफ खून फैल गया। निकोलाई को उस जगह पर एक बुलेट मार्क दिख जाता है जहाँ इगोर बैठा हुआ था। वो समझ जाता है कि मामला काफी टेढ़ा है। निकोलाई का शक सीधा इवान पर होता है। फिर अगले दिन एक यंग कॉप वेगो इवान से मिलता है। वो उस दिन के बारे में उससे पूछताछ करता है, पर इवान कम सुनाई देने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद ये मामला ठंडा पड़ने लगता है और एक दिन इवान सुपरमार्केट से कुछ ग्रोसरी लेकर घर लौट रहा होता है। तभी वो बोरिस को अपनी नई कार के साथ वहां झांकी मंडप करते हुए देखता है। उसे देखकर इवान का खून फिर खोल जाता है। वो अपना ग्रोसरी बैग एक पेड़ पर टांग कर सीधे अपनी नेबर के अपार्टमेंट पहुंचता है। वो विंडो पर पोजीशन लेकर टारगेट सेट करता है और जब बोरिस वापस जाने के लिए कार में बैठता है तभी इवान सीधा फ्यूल टैंक पर फायर करता है। कार में एक जबरदस्त धमाका होता है और आग लग जाती है। इस धमाके में बोरिस की जान तो बच जाती है, पर उसकी लोअर बॉडी बुरी तरह से झुलस जाती है। इवान भी तो यही चाहता था कि वो जिंदा रहे, पर कुछ करने लायक ना बच सके। इवान गन को दोबारा कबर्ड में छुपाकर नीचे पेड़ से अपनी ग्रोसरी बैग लेता है और दूर से सब देखने लगता है। फिर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, पर उसे नहीं पता था कि कॉप वीगो भी यहाँ है। वो इवान को देख रहा होता है। उसे इवान के चेहरे पर पसीना और टेंशन देखकर उस पर शक हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस समझ जाती है कि इन सब के पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। अब इन तीनों में से निकोलाई का बेटा वादिम ही बचा हुआ था। निकोलाई वादिम को वार्न करते हुए कहता है कि अगला नंबर अब तुम्हारा भी हो सकता है, बी केयरफुल। वादिम ने अब डर के मारे घर से निकलना तक बंद कर दिया होता है। वो हमेशा डरा हुआ अपने हाथों में शॉटगन लिए बैठा रहता है, जो उसके डैड निकोलाई ने उससे सेल्फ डिफेंस के लिए दी थी। धीरे धीरे वादिम की मेंटल कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है। निकोलाई को पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे इवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगले दिन वो कॉप वीगो को इवान के घर भेजता है, जहाँ उसे कात्या मिलती है। वो कात्या से बात कर ही रहा होता है तब उसे वहाँ नेबर के अपार्टमेंट की चाबी टंगी हुई दिखती है। पूछने पर कात्या उसे बताती कि हमारी नेबर कुछ दिनों के लिए बाहर गई है और मैं उनके पेट का ख्याल रखती हूँ। कात्या के अंदर जाने पर वीगो चुपचाप वो चाबी अपने पास रख लेता है। अगले दिन निकोलाई अपनी टीम के साथ इवान के घर पर दबिश देता है तलाशी के लिए, पर वहाँ तलाशी लेने पर उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। वो जा ही रहे होते हैं तभी इवान की नेबर अपने अपार्टमेंट की चाबी लेने वहाँ आ जाती है। निकोलाई समझ जाता है कि इवान ने क्राइम खुद के नहीं बल्कि अपनी नेबर के अपार्टमेंट से किए हैं। वो इवान को अपने साथ लेकर उसकी नेबर के घर जाता है और वीगो को उसके घर की तलाशी लेने को कहता है। इवान को अब घबराहट हो रही थी।
क्योंकि उसने वो स्नाइपर राइफल सामने के ही कबर्ड में छुपाई थी। पर आखिर में जब कबर्ड की तलाशी ली जाती तो वहां से वो स्नाइपर राइफल नदारद थी। इवान भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो राइफल गई किधर। कोई एविडेंस नहीं मिला, पर निकोलाई जानता था कि इवान ही मेन सस्पेक्ट है। वो इवान को वार्न करता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। इवान उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, जो होना था वो पहले ही हो चुका है। ये सुनते ही निकोलाई घर की तरफ भागता है अपने बेटे को देखने के लिए, पर वादिम ने खुद को घर के अंदर लॉक कर रखा था। निकोलाई दरवाजा पीटता और नहीं खुलने पर पिस्टल से लॉक पर शूट करता है। ये सुनकर वादिम को लगता है कि किलर आ चुका है उसे मारने के लिए। वो अंदर से अपनी शॉटगन से डोर पर फायर कर देता है और ये गोली दरवाजे को चीरते हुए सीधे निकोलाई को लग जाती है। इतने सारे इवेंट से वादिम पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। जब दरवाजा खुलता है तो हमें डरा हुआ एक कोने में अपने शॉटगन के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। उसकी ये हालत देखकर निकोलाई भी टूट जाता है। आगे हम इवान को कहीं जाते हुए देखते हैं और वो अभी भी इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर वो स्नाइपर राइफल गई तो गई किधर। रास्ते में इवान को वीगो मिलता है जो उसे एक जगह ले जाकर कपड़े में लिपटी हुई वही स्नाइपर राइफल दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब वीगो इवान के घर से चाबी लेकर गया था तो तलाशी करने पर उसे राइफल मिली थी, जिसे उसने ही क्राइम सीन से गायब कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इवान ने सड़ी हुई कानून व्यवस्था और कात्या को जस्टिस न मिलने के कारण ये कदम उठाया है। इवान को अरेस्ट करने की बजाय वो कहता है कि तुम्हें इस तरह एविडेंस पीछे नहीं छोड़ने चाहिए। ये कहकर वीगो वहां से चला जाता है। वो भी जानता है कि ये सच्चाई जानकर अब इवान कम से कम शांति से जी पाएगा। इसके बाद जब इवान घर पहुंचता है तो उसे कात्या के गाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कात्या भी अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है। कात्या को दोबारा खुश देखकर इवान का दिल भर आता है और यहाँ हम पहली बार इवान की आंखों में आंसू देखते हैं। सबको यही लगता था कि इवान एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन ही तो है, पर वो ये भूल गए थे कि उसने अपनी सोल्जर लाइफ में इतना कुछ देख रखा है जो कोई आम आदमी सर्वाइव भी नहीं कर सकता। आखिर में इवान को वो मिलता है जिसके लिए इवान ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, सुकून। आई होप ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल।